37 क्यूसेक पानी जारी करने की अनुमति दी है और हरियाणा को भी निर्देश दिया है कि वो जो एनसीआर के क्षेत्र हैं, दिल्ली है, वहाँ पेयजल संकट को कम करने के लिए हथनीकुंड से वजीराबाद में पानी का जो प्रभावित हुआ था उसको संचालित करे। देखिए, ये बहुत साधारण सी बात थी। दिल्ली के अंदर जितना पानी 1993 में तय हुआ, आज 30 साल भी उतना पानी हमें मिल रहा है। दिल्ली की जनसंख्या कई गुना बढ़ गई, ये सब जानते हैं। हमने हरियाणा से कहा कि आप पानी छोड़िए, हरियाणा तैयार नहीं हुआ, चलिए कोई बात नहीं। हमने हरियाणा से कहा कि हिमाचल प्रदेश से हमने बात की है। मैं खुद हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री से 2 बार मिला, सुक्खू जी से, और हमने कहा कि हम आपसे पानी खरीदना चाहते हैं। सुक्खू जी तैयार हो गए, हम उनका धन्यवाद करना चाहते हैं। हम हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी सरकार से सिर्फ ये कह रहे थे कि हिमाचल प्रदेश जो पानी अपना दिल्ली को देना चाहता है, आप कम से कम वो पानी तो हमें लेने दीजिए। और हरियाणा की बदमाशी ये थी कि हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती थी नहीं, हम आपको पानी के लिए रास्ता भी नहीं देंगे। अब आप बताइए, एक देश के हम सब राज्य हैं, एक देश के हम सब लोग हैं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं, टीम इंडिया की बात प्रधानमंत्री करते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार को ये पहले ही नहीं कर देना चाहिए था? क्या इस छोटे से मामले के अंदर भी जब सुप्रीम कोर्ट आदेश देगा तो हरियाणा मानेगा? क्या केंद्र सरकार को ये पहल नहीं करनी चाहिए थी कि केंद्र सरकार को कहना चाहिए था कि भाई जब हिमाचल पानी देना चाहता है, दिल्ली पानी खरीदना चाहता है, हरियाणा उसको रास्ता दे दे? ये बात आज सुप्रीम कोर्ट ने कही, इसलिए हम हिमाचल की सरकार का और सुप्रीम कोर्ट को, दोनों को धन्यवाद देंगे। अब दूसरी बात, हथनी कुंड से जो पानी वजीराबाद आता है उसका स्तर लगातार कम हो रहा था। एलजी साहब को बजाय इसके कि वो दिल्ली की चुनी हुई सरकार के दोष ढूंढने लगे, उनको कोशिश करनी चाहिए थी कि हरियाणा के ऊपर दबाव बनाया जाए कि वो हथनी कुंड से पानी छोड़े जो वजीराबाद पहुंचे, जो आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा। ये बात तो पहले ही हो जानी चाहिए थी। और हम दोनों को, हिमाचल की सरकार को और हरियाणा की सरकार को और सुप्रीम कोर्ट को, तीनों को धन्यवाद देंगे कि कम से कम अब ये होने दें। ये बहुत जरूरी है। दिल्ली की राजधानी में देश भर के लोग रहते हैं। सर, इसके इतर सेरेमनी कर सकते हैं 8 तारीख को, जो न्योता निमंत्रण पत्र है वो भी जारी किया गया है। देखिए, जो घमंड मोदी सरकार का था, वो घमंड आज चूर चूर होके एनडीए सरकार तक आ गया। आज उन दलों के साथ मिलके प्रधानमंत्री जी को सरकार बनानी पड़ रही है जिनके विषय में प्रधानमंत्री कहा करते थे कि बैसाखियों वाली सरकार है। मैं प्रधानमंत्री जी को शुभकामनाएं दूंगा कि आप अच्छी सरकार चलाएं और देश के मैंडेट को समझें। देश ने ये नाराजगी जाहिर की है कि जो नफरत की राजनीति आप कर रहे थे, जो लोगों को लड़ाने की राजनीति आप लोग कर रहे थे, लोग उससे नाराज हैं। इसलिए आपके साथ नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जैसे लोगों को मिला के जनादेश आपको मिला है, जिन लोगों को अपने अपने राज्यों के अंदर माइनॉरिटीज वोट देती रही हैं। और मेरा मानना है कि वे 2 दल इस चीज को इंश्योर करेंगे कि नफरत फैलाने वाली राजनीति अब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार आगे ना बढ़ा पाए। सर, इसी को जोड़ते हुए उन्होंने कहा कि नीतीश बाबू और चंद्रबाबू नायडू ऐसे लोगों के साथ खड़े हैं जो संविधान को खतरे में डाल रहे हैं, और मतलब उनका साफ इशारा था कि वो इंडिया ब्लॉक की तरफ झुक सकते हैं। देखिए, मेरा मानना ये है कि ऐसे बहुत सारे मसले होंगे जिन पे जेडीयू और टीडीपी की राय भारतीय जनता पार्टी से अलग होगी। मसलन टीडीपी ये बात चुनावों में कहती रही है कि ओबीसी वर्ग के अंदर वे मुस्लिम समुदाय को आरक्षण देने के पक्ष में है, और भारतीय जनता पार्टी इसके विरोध में है। और भी कई सारे मामले हैं। अब ये देखना होगा कि इस तरीके की सरकार कैसे चलेगी। वाजपेयी जी जैसे आदमी अगर होते जो सबको साथ लेके चलने की विचारधारा पे शुरू से चले हैं तो मैं कह सकता था कि सरकार चलेगी। मगर नरेंद्र मोदी जैसी शख्सियत
जो अपने मंत्रिमंडल में मंत्रियों तक की नहीं सुनते हों, जिनके यहाँ सांसदों की कुछ ना सुनी जाती हो, सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री कार्यालय पूरी सरकार चलाता हो, ऐसे में ये देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा कि जो घटक दल उनके साथ हैं, करीब 20 दल उनके साथ हैं, अलग अलग मंत्री उनके बनेंगे, कैसे कैबिनेट के अंदर फैसले होंगे और कैसे वे प्रधानमंत्री के दबाव में आएंगे या प्रधानमंत्री उनके दबाव में आएंगे। सर, एक तरफ जहां से जो है कांग्रेचुलेशंस आना स्टार्ट हो गए, मैं आपको बताऊं कि अगर आज नरेंद्र मोदी जी के जगह चंद्रबाबू नायडू प्रधानमंत्री बने हुए होते तो भी बाइडेन साहब उनको कांग्रेचुलेट कर रहे होते, ऋषि सुनाक उनको कांग्रेचुलेट कर रहे होते। वे नहीं अखिलेश यादव मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बने होते तो भी होता, राहुल गांधी बने होते तो भी उनको कांग्रेचुलेटरी मैसेजेस आ रहे होते। इनसे पहले मनमोहन सिंह थे, राजीव गांधी थे, इंदिरा गांधी थे, सबके समय में भारत क्योंकि दुनिया की सबसे बड़े प्रजातंत्र है, सबके मैसेज आते रहते हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सर, मेरा को अपना पोजीशन छोड़ना चाहिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने पोजीशन से रिजाइन करना चाहिए स्ट्रक्चर में। देखिए, मैं ये मानता हूं कि देखिए भारतीय जनता पार्टी को तो लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी होने का मैंडेट मिला है, मगर प्रधानमंत्री मोदी का मैंडेट जो है इस बार देश से नहीं आया। मोदी सरकार का मैंडेट इस बार देश ने नहीं दिया। देश नहीं चाहता कि नरेंद्र मोदी अपनी मनमानी देश पे थोप सकें, इसलिए देश ने उनका मैंडेट कट शॉर्ट किया है। मेरा मानना यह है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को इस मैंडेट को स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री के पद से अलग करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस तरीके के मैंडेट के साथ अपने घटक दलों को साथ ले जाके आगे की जो है सरकार चला सकते हैं, प्रधानमंत्री नहीं चला सकते। मतलब सर, आप भी कह रहे हैं कि पीएम को मॉरल रिस्पांसिबिलिटी लेते हुए रिजाइन करना चाहिए? बिल्कुल इस्तीफा देना चाहिए। आप भारतीय जनता पार्टी में बात कर लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो अब कहते हैं कि अब प्रधानमंत्री मोदी जी को विश्राम करना चाहिए, आराम करना चाहिए, और बहुत सारी लीडरशिप है उनको आगे आना चाहिए।